मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने 365 फिनटेक और एनबीएफसी कंपनियों के 800 करोड़ रुपए के कथित गैर कानूनी लेन देन का पता लगाया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोरोना काल में लैंडिंग एप्स और एनबीएफसी कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन करके करीब 4000 करोड़ रुपए के लोन बांटे। लैंडिंग ऐप या फिनटेक कंपनी ने निष्क्रिय हो चुकी एनबीएफसी कंपनी के लाइसेंस का इस्तेमाल किया, नियमों को के खिलाफ जाकर लोन बांटे। जांच में यह भी पता चला कि लोन देने वाले मोबाइल ऐप चीन की कंपनियों के पैसे से चल रहे थे, यानी कि इसमें चीन का भी एंगल है। सर, इस क्रैकडाउन में चीन का क्या एंगल है और ये पूरा फ्रॉड चल कैसे रहा था, कर्ज कैसे बांटे जा रहे थे? अब इस पूरे लैंडिंग ऐप फ्रॉड की सारी परतें खुलकर सामने आ चुकी हैं। जब सरकार ने इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया था तो हमने मनी सेंट्रल में एक बार इस पर चर्चा की थी कि इन लैंडिंग ऐप कंपनियों ने भारत की वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो कारोबार में नहीं थी या निष्क्रिय थी, उनके लाइसेंस का इस्तेमाल करके लोन बांटने शुरू किए थे। करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास, 4000 करोड़ के आसपास के लोन डिस्पर्स किए गए, जिसमें से ईडी ने अपनी जांच में पाया कि शुभम 700 करोड़ के लोन की वसूली तो अपफ्रंट फीस के जरिए ही कर ली गई थी। लोन देने के नाम पे जो फीस थी उसमें से 700 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। 85 करोड़ रुपए के आसपास की वसूली इन लैंडिंग ऐप ने इंटरेस्ट चार्जेस, पीनल चार्जेस, समय पर कर्ज ना चुकाने को लेकर की थी। और ये पूरा का पूरा डिजिटल लोन का जो पूरा स्ट्रक्चर था, ये एक किस्म के वैक्यूम में या कानूनी शून्य के बीच में चल रहा था। इन कंपनियों में जो पूंजी आई थी उसे एनबीएफसीज के खातों के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया था और इसका एक बड़ा हिस्सा चीन की कंपनियों से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही उन कंपनियों पर भी सख्ती की गई है जिन कंपनियों के जरिए ये पेमेंट्स किए गए थे, क्योंकि पेमेंट गेटवेज भी इसकी चपेट में है। सर, पेमेंट गेटवे पर थोड़ी और सफाई की, कौन से पेमेंट गेटवे इसमें शामिल थे, उनकी भूमिका क्या थी? रिकवरी का जो ट्रांजेक्शन शुरू हुए, क्योंकि यहाँ से पूरा किस्सा वहाँ से निकलना शुरू हुआ कि जब ये डिजिटल लैंडिंग ऐप बनाने वाली कंपनियां, इनमें तमाम चाइनीज़ कंपनीज थी जिन्होंने कर्ज लेने वाले लोगों को धमकाना, उनको हरास करना, उनका उत्पीड़न करना शुरू किया। कई जगह से जब शिकायतें आना शुरू हुई और जांच शुरू हुई तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें समझ में आई। एक स्टेक होल्डर समझ में आई भारत की पुरानी एनबीएफसीज रजिस्टर जिनके नाम पर काम हो रहा था, और दूसरा ये ट्रांजेक्शन्स जिन पेमेंट गेटवेज के जरिए हो रहे थे। शुभम, हम लोग जब डिजिटल पेमेंट, किसी भी तरीके का डिजिटल पेमेंट करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो या शॉपिंग का पेमेंट हो, तो हमें पेमेंट गेटवेज की सर्विस के जरिए जाना पड़ता है, जिसमें रेजर पे है, कैश फ्री है, पेटीएम है, ऐसी प्रमुख कंपनियाँ हैं जो गेटवे सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और इसकी जांच में जांच एजेंसियों ने बाद में इन पेमेंट गेटवे से भी पूछताछ की ताकि ये पता चल सके कि ये पेमेंट्स कैसे वसूले गए थे और किन के जरिए दिए गए थे। और इसके बाद अब ये पूरा जो तंत्र था भारत में डिजिटल लैंडिंग ऐप्स का, जिसमें अधिकांश हिस्सा मूलतः लोगों को हरास करने के लिए और लोगों के उत्पीड़न के लिए बनाया गया था, वो खुलकर सामने आ गया। सरकार ने की एजेंसियों ने पेमेंट गेटवे से भी पूछताछ की है, उन एनबीएफसी से भी पूछताछ की है, और अब इसमें आगे कुछ और कंपनियों के अगेंस्ट जांच चलेगी। क्यों ये सबसे खतरनाक लेंडिंग प्रक्रिया थी और उस पर रिजर्व बैंक ने सख्ती की, हमारे लिए और भी जानना जरूरी है, क्योंकि लेंडिंग का पीरियड केवल 7 दिन से 60 दिन के बीच का होता था। यानी बेहद शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते थे, 2 महीने के मैक्सिमम लोन दिए जाते थे। 15% से 25% शुरुआत में ही डिसबर्समेंट से पहले निकाल लेते थे कि अगर किसी को 10,000 रुपये का लोन दिया तो 1500 से 20% पैसा डिसबर्समेंट फीस के तौर पर और बाकी चार्जेस के तौर पर पहले से ले लिया जाता था। और उसके बाद पैसा ना चुकाने और कर्ज ना चुकाने के बाद इनके ऊपर जो लोन लेने वाले थे उनका उत्पीड़न शुरू किया जाता था। इसमें एक और महत्वपूर्ण एंगल जांच में देखा जा रहा है कि पेमेंट गेटवेज की मदद से और एनबीएफसीज की मदद से बहुत सारे बारोअर्स के पर्सनल डेटा की या उनके कामकाज के डेटा की, उनके वित्तीय डेटा की जो उनके मोबाइल फ़ोन से लिया गया, उसमें भी कई किस्म की अनियमितताएं पाई गई हैं।